आप अभी अपना फ़ोन उठाइए, गूगल पे, फ़ोन पे या पेटीएम खोलिए, आपको वहाँ एक नंबर दिख रहा है, आपका बैंक बैलेंस। आपको लगता है वो पैसा आपका है? आपको लगता है कि जब आप चाहेंगे उस पैसे को निकाल पाएँगे, उससे कुछ भी खरीद पाएँगे? इंडिया में जब 2016 में डीमोनेटाइज़ेशन हुआ था, तब हमने देखा था कि कैसे एक रात में कागज़ के टुकड़े सिर्फ़ कागज़ रह गए थे। लेकिन सोचिए अगर दुनिया में एक ऐसा इंसान हो, एक ऐसा दिमाग हो, जो ये डिसाइड कर सके कि आपका डिजिटल पैसा कहाँ चलेगा और कहाँ नहीं। एक ऐसा सिस्टम जो न्यूयॉर्क से लेके न्यू दिल्ली तक हर सेंट्रल बैंक को कंट्रोल करता है। ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है। ये वास्तविकता है। दुनिया में एक बैंक है जिसे सेंट्रल बैंक ऑफ सेंट्रल बैंकर्स कहा जाता है। इस बैंक का नाम है BIS, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स। ये स्विट्जरलैंड के बेजल शहर में है, एक ऐसी बिल्डिंग में है जहां पुलिस भी बिना परमिशन के घुस नहीं सकती। इस बिल्डिंग के अंदर दुनिया के फाइनेंशियल रूल्स लिखे जाते हैं और इस बिल्डिंग के सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर जो आदमी बैठता है, जो इस पूरे सिस्टम का जनरल मैनेजर है, उसका नाम है अगस्टिन कार्स्टन्स। लोग इन्हें मनी मास्टर कहते हैं। इंटरनेट पर इनके बारे में हजारों थ्योरीज हैं। लोग कहते हैं कि ये वो इंसान है जो कैश यानी नकदी को खत्म करके पूरी दुनिया को डिजिटल करेंसी पर लाना चाहता है, ताकि हर ट्रांजैक्शन ट्रैक हो सके। लोग इनके वजन यानी वेट का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि इस भारी शरीर के अंदर जो दिमाग है, वो दुनिया के सबसे तेज कंप्यूटर से भी ज्यादा खतरनाक फाइनेंशियल कैलकुलेशन करता है। अगस्टिन कार्स्टन्स ने नंदन नीलेकनी, आधार के आर्किटेक्ट के साथ मिलकर फिंटरनेट का कॉन्सेप्ट दिया है। एक ऐसा नया फाइनेंशियल इंटरनेट जो आने वाले 10 सालों में आपके पैसे को पूरी तरह बदल देगा। आज हम इस डॉक्यूमेंट्री में अगस्टिन कार्स्टन्स की कहानी डिकोड करेंगे। ये कहानी मेक्सिको की धूल भरी सड़कों से शुरू होकर स्विट्जरलैंड की ठंडी सीक्रेट मीटिंग रूम्स तक जाती है। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसने अपने देश को कंगाल होते हुए देखा और कसम खाई कि वो मॉन्स्टर को काबू करेगा। वो मॉन्स्टर जिसे हम इन्फ्लेशन या महंगाई कहते हैं। आज पार्ट 1 में हम देखेंगे द मेकिंग ऑफ द फाइनेंशियल टाइटन। अगस्टिन कार्स्टन्स का जन्म 1958 में मेक्सिको सिटी में हुआ। हम इंडियंस अक्सर सोचते हैं कि फाइनेंशियल जीनियस सिर्फ अमेरिका या यूरोप में पैदा होते हैं, लेकिन कार्स्टन्स का बचपन लैटिन अमेरिका के उस दौर में गुजरा जो किसी भी तरह से इंडिया के 1991 के इकोनॉमिक क्राइसिस से कम नहीं था, बल्कि उससे भी बुरा था। कार्स्टन्स कोई सोने का चम्मच लेकर पैदा नहीं हुए थे, लेकिन उनके पिता एक अकाउंटिंग बैकग्राउंड से थे, तो घर में नंबर्स की इज्जत थी। लेकिन नंबर्स तब बेकार हो जाते हैं जब देश की करेंसी गिरने लगे। 1982 में जब अगस्टिन अपनी जवानी में कदम रख रहे थे, मेक्सिको ने अपने आप को बैंकरप्ट घोषित कर दिया। सोचिए, एक देश कह रहा है कि हम अपना कर्जा नहीं चुका सकते। मेक्सिकन पीसो, वहां की करेंसी की वैल्यू मिट्टी में मिल गई। लोग सुबह दूध खरीदने जाते थे 10 पीसों में और शाम तक वही दूध 20 पीसों का हो जाता था। इसे हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। अगस्टिन ने अपनी आंखों से देखा कि कैसे मिडिल क्लास परिवार जो सालों से मेहनत करके पैसा जमा कर रहे थे, एक ही हफ्ते में सड़क पर आ गए। उनके पड़ोसी, उनके दोस्त, सबकी सेविंग्स खत्म हो गई। ये वो दर्द था जिसने अगस्टिन कार्स्टन्स के दिमाग पर एक गहरा घाव छोड़ा। ये घाव उन्हें एक ही बात सिखाता रहा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इज नॉट एवरीथिंग, बट विदाउट इट एवरीथिंग इज नथिंग। अर्थात आर्थिक स्थिरता सब कुछ नहीं है, लेकिन उसके बिना सब कुछ बेकार है। यही वो मोमेंट था जब उन्होंने डिसाइड किया कि वो कोई बिजनेस टाइकून नहीं बनेंगे, वो कोई फैक्ट्री नहीं लगाएंगे, बल्कि वो उस सिस्टम को समझेंगे और सुधारेंगे जो इस तबाही का जिम्मेदार है। वो एक सेंट्रल बैंकर बनेंगे। उन्होंने मेक्सिको के ITAM से इकोनॉमिक्स पढ़ी। ITAM को मेक्सिको का चिकागो बॉयज ट्रेनिंग ग्राउंड कहा जाता था। यहाँ पढ़ाई सिर्फ किताबी नहीं थी, यहाँ आइडियोलॉजी सिखाई जाती थी, फ्री मार्केट और सख्त डिसिप्लिन। लेकिन असली ट्रांसफॉर्मेशन तब हुई जब अगस्टिन कार्स्टन्स मेक्सिको छोड़कर अमेरिका गए, यूनिवर्सिटी ऑफ चिकागो में PhD करने। यूनिवर्सिटी ऑफ चिकागो इकोनॉमिक्स की दुनिया का मेक्का है। यहाँ मिल्टन फ्रीडमैन जैसे नोबेल प्राइज विनर्स पढ़ाते थे। यहाँ का रूल सिंपल था, मार्केट्स आर एफिशिएंट और सरकार को नोट छापने की मशीन यानी मनी प्रिंटर को कंट्रोल में रखना चाहिए। कार्स्टन्स ने यहाँ सीखा कि महंगाई एक बीमारी है और सेंट्रल बैंक उसका डॉक्टर। उन्होंने वहाँ यूजीन फार्मा जैसे दिग्गजों के साथ काम किया। चिकागो में उन्होंने सीखा कि इमोशन से इकोनॉमी नहीं चलती, कोल्ड हार्ड लॉजिक से चलती है। वहाँ के प्रोफेसर्स बताते हैं कि अगस्टिन क्लास में सबसे शांत लेकिन सबसे तेज स्टूडेंट थे। वो बड़े बड़े मैथमेटिकल मॉडल्स को दिमाग में सॉल्व कर लेते थे। उनका फोकस हमेशा मॉनेटरी पॉलिसी पर था। वो जानना चाहते थे कि कैसे एक सेंट्रल बैंक जैसे इंडिया का RBI इंटरेस्ट रेट्स को यूज करके पूरे देश की इकोनॉमी को कंट्रोल कर सकता है। 1980s के अंत में जब वो वापस मेक्सिको लौटे, तो वो सिर्फ एक इकोनॉमिस्ट नहीं थे, वो एक टेक्नोक्रेट थे। उन्हें बैंक ऑफ मेक्सिको, वहां के RBI में काम मिला। लेकिन मेक्सिको अभी भी खतरे से बाहर नहीं था और फिर आया 1994, द टकीला क्राइसिस। ये फाइनेंशियल हिस्ट्री का वो काला साल था जिसने अगस्टिन कार्स्टन्स को वो बनाया जो वो आज हैं। दिसंबर 1994 में नए मेक्सिकन प्रेसिडेंट ने पावर संभाली और कुछ ही दिनों में मेक्सिकन पीसो क्रैश हो गया। इन्वेस्टर्स देश छोड़कर भागने लगे। US डॉलर के मुकाबले पीसो की वैल्यू आधे से भी कम रह गई। फिर से वही कहानी, महंगाई, बेरोजगारी और डर। लेकिन इस बार कार्स्टन्स दर्शक नहीं थे, वो प्लेयर थे। वो बैंक ऑफ मेक्सिको के अंदर थे। उन्होंने देखा कि कैसे पॉलिटिक्स इकोनॉमी का गला घोट देती है। पॉलिटिशियंस चाहते थे कि
बैंक ऑफ मेक्सिको नोट छापता रहे ताकि लोग खुश रहें, लेकिन कास्टन्स और उनकी टीम जानती थी कि ये जहर है। उन्होंने लड़ाई लड़ी, पॉलिटिशियन से नहीं बल्कि सिस्टम से। अगस्टिन कास्टन्स का रोल उस वक्त फायर फाइटर का था। वो रात रात भर जागकर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और यूएस ट्रेजरी से बात करते थे ताकि मेक्सिको को बेल आउट पैकेज मिल सके। उन्होंने सीखा कि जब घर में आग लगती है तो आप पड़ोसी से पानी मांगने में शर्म नहीं करते। उन्होंने यूएस से $50 बिलियन का लोन ऑर्गेनाइज करने में मदद की। ये बहुत बड़ा रिस्क था। अगर मेक्सिको ये पैसा नहीं चुका पाता तो देश बिक जाता, लेकिन कास्टन्स ने अपनी कैलकुलेशंस पर भरोसा किया। उन्होंने सख्त कदम उठाए। इंटरेस्ट रेट्स को 100% तक बढ़ा दिया गया। सोचिए, अगर आज इंडिया में होम लोन का इंटरेस्ट रेट 8% से 100% हो जाए तो क्या होगा? हाहाकार मच जाएगा। मेक्सिको में वही हुआ। लोग सड़कों पर उतरे, गलियां दी, लेकिन कास्टन्स और उनकी टीम हिले नहीं। उन्हें पता था कि ये कड़वा घूंट पीना जरूरी है ताकि पेशेंट जिंदा मच सके। ये वो समय था जब अगस्टिन कास्टन्स ने अपनी किताब लैटिन अमेरिकन सेंट्रल बैंक रिफॉर्म के कॉन्सेप्ट्स को रियल लाइफ में टेस्ट किया। उनका मानना था कि सेंट्रल बैंक को सरकार से इंडिपेंडेंट यानी आजाद होना चाहिए। अगर प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट फोन करके बोले कि रेट कम करो, तो सेंट्रल बैंक गवर्नर में इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो ना बोल सके। टकीला क्राइसिस के बाद बैंक ऑफ मेक्सिको को ये आजादी मिली और इसमें कास्टन्स का बहुत बड़ा हाथ था। उन्होंने मेक्सिको के कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करवाया कि सेंट्रल बैंक का सिर्फ एक मकसद होगा, परचेजिंग पावर को बचाना, यानी महंगाई रोकना। ग्रोथ, जॉब्स, पॉलिटिक्स ये सब बाद में आता है, पहले आता है पैसे की वैल्यू। इस सक्सेस ने उन्हें ग्लोबल स्टेज पर ला खड़ा किया। 1999 और 2000 के आते आते अगस्टिन कास्टन्स का नाम वॉशिंगटन डीसी में गूंजने लगा था। आईएमएफ, जो दुनिया का इमरजेंसी डॉक्टर है, उसने कास्टन्स को इनवाइट किया। वो आईएमएफ के डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर बने। ये किसी डेवलपिंग नेशन के आदमी के लिए बहुत बड़ी बात थी। आमतौर पर ये पोजीशंस अमेरिकन या यूरोपियंस के पास होती थीं, लेकिन कास्टन्स ने अपनी काबिलियत से वो कुर्सी हासिल की। आईएमएफ में उन्होंने दुनिया भर के क्राइसिस को हैंडल किया, चाहे वो रशिया का डिफॉल्ट हो या एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस। वो एक क्राइसिस मैनेजर बन गए थे। वो जानते थे कि जब तबाही आती है तो सबसे पहले लोग अपना पैसा निकालते हैं और सिस्टम कोलैप्स हो जाता है। इसलिए वो हमेशा लिक्विडिटी और रिजर्व्स की बात करते थे। लेकिन कास्टन्स का दिल मेक्सिको में ही था। 2006 में मेक्सिको के नए प्रेसिडेंट फिलिपे कैल्डेरॉन ने उन्हें वापस बुलाया, इस बार सेंट्रल बैंकर के रूप में नहीं बल्कि फाइनेंस मिनिस्टर यानी वित्त मंत्री के रूप में। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट था। अब तक वो एक टेक्नोक्रेट थे जो पर्दे के पीछे काम करते थे, अब वो पॉलिटिशियन बन गए थे। उन्हें संसद में, पार्लियामेंट में खड़े होकर जवाब देना पड़ता था। यहाँ उन्होंने एक ऐसी चीज की जो आज भी फाइनेंशियल वर्ल्ड में द ग्रेटेस्ट हेज के नाम से जानी जाती है। 2008 का साल आने वाला था। दुनिया भर में सब कुछ अच्छा चल रहा था। ऑयल प्राइसेस आसमान छू रहे थे। मेक्सिको तेल बेचता था तो मेक्सिको के पास बहुत पैसा आ रहा था। हर कोई खुश था। पॉलिटिशियंस चाहते थे कि इस पैसे को खर्च किया जाए, सड़कें बनाओ, फ्रीबीज बांटो। लेकिन कास्टन्स के दिमाग में वो पुराना डर था, क्राइसिस कभी भी आ सकता है। उन्होंने चुपचाप, बिना शोर मचाए, वॉल स्ट्रीट बैंक्स के साथ एक डील की। उन्होंने मेक्सिको का तेल यानी ऑयल फ्यूचर में बेचने का पुट ऑप्शन खरीद लिया। मतलब उन्होंने इंश्योरेंस ले लिया कि अगर तेल का दाम गिरा तब भी मेक्सिको को ऊंचा दाम ही मिलेगा। लोगों ने उन पर हंसा, क्यों पैसे बर्बाद कर रहे हो इंश्योरेंस पर, तेल का दाम तो बढ़ रहा है। कुछ महीने बाद 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया। लीमन ब्रदर्स डूब गया। पूरी दुनिया की इकोनॉमी क्रैश हो गई। तेल के दाम $140 से गिरकर $40 पर आ गए। बड़े बड़े देश कंगाल होने लगे, लेकिन मेक्सिको मेक्सिको बचा रहा। क्यों? क्योंकि अगस्टिन कास्टन्स ने वो इंश्योरेंस खरीद रखा था। जब दुनिया रो रही थी, मेक्सिको के खजाने में $5 बिलियन का चेक आया, सिर्फ उस एक डील की वजह से जो कास्टन्स ने की थी। इसने उन्हें फाइनेंशियल विजर्ड का टाइटल दिया। उन्होंने साबित कर दिया कि एक मोटा आदमी जो धीरे चलता है, उसका दिमाग मार्केट से कहीं तेज दौड़ता है। 2010 में वो वापस बैंक ऑफ मेक्सिको के गवर्नर बने। इस बार वो पूरे बॉस थे। 7 साल तक उन्होंने मेक्सिको की इकोनॉमी को संभाला। जब यूएस में इंटरेस्ट रेट्स जीरो थे, तब कास्टन्स ने मेक्सिको में रेट्स बैलेंस्ड रखे। उन्होंने करेंसी वॉर में हिस्सा लेने से मना कर दिया। उनका एक ही रूल था, ट्रस्ट। पैसा कागज नहीं है, पैसा विश्वास है। अगर लोग मुझ पर विश्वास करते हैं तो वो पेसों पर विश्वास करेंगे। लेकिन अगस्टिन कास्टन्स की असली मंजिल मेक्सिको सिटी नहीं थी। उनकी मंजिल थी बेज़ल, स्विट्जरलैंड, वो जगह जहां से पूरी दुनिया का पैसा कंट्रोल होता है। 2017 में खबर आई कि अगस्टिन कास्टन्स को BIS यानी बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स का जनरल मैनेजर चुना गया है। ये न्यूज़ फाइनेंशियल वर्ल्ड में भूचाल की तरह थी। क्यों? क्योंकि आज तक BIS की 87 ईयर्स की हिस्ट्री में कभी भी कोई डेवलपिंग कंट्री जैसे मेक्सिको, इंडिया, ब्राजील वगैरह का आदमी इस पोजीशन पर नहीं बैठा था। ये हमेशा यूरोप वालों की जगह थी। अगस्टिन कास्टन्स पहले ऐसे व्यक्ति बने जिन्होंने इस गोरे लोगों के क्लब के दरवाजे तोड़े। लेकिन सवाल ये है कि BIS आखिर है क्या और कास्टन्स वहां क्या करने गए थे? क्यों लोग BIS को टावर ऑफ बेसल कहते हैं और इससे इतना डरते हैं? क्यों कहा जाता है कि यहां बैठकर कास्टन्स पूरी दुनिया के सेंट्रल बैंक्स, RBI, फेड, ECB को ऑर्डर्स देते हैं? अब हम एंटर करेंगे उस रहस्यमयी बिल्डिंग में।
हम देखेंगे द ग्रीन स्वॉन रिपोर्ट का सच और कैसे अगस्टिन कार्स्टेंस ने दुनिया को क्रिप्टो करेंसी के खिलाफ वार्निंग दी। वो क्यों बिटकॉइन को नफरत करते हैं और क्यों वो अपनी खुद की डिजिटल करेंसी लाना चाहते हैं। तैयार रहिए, क्योंकि असली गेम ऑफ मनी अब शुरू होगा। स्विट्जरलैंड के बेसल शहर में एक अजीब सी बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग किसी बैंक जैसी नहीं दिखती, ये किसी न्यूक्लियर पावर प्लांट के कूलिंग टावर जैसी दिखती है। इसका रंग मिट्टी जैसा है, आकार गोल है और इसकी खिड़कियां काली हैं। इस बिल्डिंग के चारों तरफ कोई बोर्ड नहीं लगा, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है। लेकिन इस बिल्डिंग के अंदर जो होता है, वो आपकी जेब में रखे हर नोट की कीमत तय करता है। इस बिल्डिंग का नाम है BIS टावर। इस जमीन पर स्विस पुलिस का कोई अधिकार नहीं है। यहाँ के सर्वर्स एन्क्रिप्टेड हैं। यहाँ होने वाली मीटिंग्स के मिनट्स कभी पब्लिक नहीं होते। ये दुनिया का सबसे एक्सक्लूसिव क्लब है। इस क्लब के मेंबर्स कौन हैं? यूएस का फेडरल रिजर्व, यूरोप का ECB, चाइना का PBOC और इंडिया का RBI। ये सेंट्रल बैंक्स का सेंट्रल बैंक है। और 2017 में इस रहस्यमयी दुनिया के दरवाजे पर एक आदमी ने दस्तक दी। एक ऐसा आदमी जो ना अमेरिकन था न यूरोपियन। वो मेक्सिको से आया था। उसका वजन भारी था, लेकिन उसका रेज्यूमे उससे ज्यादा भारी था। अगस्टिन कार्स्टेंस बन गए BIS के जनरल मैनेजर। सोचिए, 87 ईयर्स तक इस कुर्सी पर सिर्फ गोरे लोगों का राज था। सिर्फ G7 कंट्रीज के लोग ही डिसाइड करते थे कि दुनिया का पैसा कैसे चलेगा। लेकिन कार्स्टेंस का वहां पहुंचना एक क्रांति थी। ये इस बात का सबूत था कि अब दुनिया की इकोनॉमी सिर्फ न्यूयॉर्क और लंदन से नहीं चलती। अब मुंबई, मैक्सिको सिटी और शंघाई भी उतने ही जरूरी हैं। जब कार्स्टेंस ने बेसल में कदम रखा, तो उन्होंने देखा कि दुनिया बदल रही है। एक नया दुश्मन पैदा हो रहा था, जो सेंट्रल बैंक्स की पावर को चैलेंज कर रहा था। वो दुश्मन कोई देश नहीं था, वो कोई आर्मी नहीं थी, वो कंप्यूटर कोड की कुछ लाइंस थी, जिसे हम बिटकॉइन कहते हैं। 2017 का साल याद कीजिए। बिटकॉइन का दाम आसमान छू रहा था। हर कोई क्रिप्टो क्रिप्टो कर रहा था। लोग कह रहे थे कि अब बैंक्स की जरूरत नहीं है, बी योर ओन बैंक। अगस्टिन कार्स्टेंस, जो पुराने स्कूल के इकोनॉमिस्ट थे, जिन्होंने मेक्सिको में करेंसी को गिरते हुए देखा था, वो चुप नहीं बैठे। उन्होंने दुनिया के सामने आकर वो कहा जो कोई और कहने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उन्होंने कहा, बिटकॉइन करेंसी नहीं है, ये एक पॉन्जी स्कीम है, ये एक एनवायरमेंटल डिजास्टर है। उन्होंने समझाया कि पैसा सिर्फ मैथ नहीं है, पैसा ट्रस्ट है। जब आप 500 रुपए का नोट लेते हैं, तो उस पर गवर्नर के साइन होते हैं। मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। ये वचन है, प्रॉमिस है। बिटकॉइन के पीछे कौन है? कोई नहीं। अगर कल बिटकॉइन जीरो हो जाए, तो आप किसके पास जाएंगे? कार्स्टेंस ने कहा कि सेंट्रल बैंक्स ने सालों मेहनत करके ये ट्रस्ट बनाया है। हम इसे कुछ हैकर्स के हाथ में नहीं जाने देंगे। उन्होंने कहा, स्टॉप ट्राइंग टू क्रिएट मनी आउट ऑफ नथिंग। हवा से पैसा बनाना बंद करो। उनका मानना था कि क्रिप्टो का यूज सिर्फ क्रिमिनल्स और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए होता है। लेकिन कार्स्टेंस सिर्फ निंदा करने वाले आदमी नहीं थे। वो जानते थे कि अगर लोग डिजिटल करेंसी की तरफ भाग रहे हैं, इसका मतलब है कि पुराना बैंकिंग सिस्टम स्लो है। अगर मुझे आज इंडिया से मेक्सिको पैसा भेजना हो, तो 3 दिन लगते हैं और बैंक 5% फीस काट लेता है, जबकि क्रिप्टो में ये काम सेकंड्स में होता है। कार्स्टेंस ने सोचा, अगर हम क्रिप्टो को हराना चाहते हैं, तो हमें क्रिप्टो से बेहतर बनना होगा। यहां से जन्म हुआ एक नए कॉन्सेप्ट का, CBDC, यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। जैसे इंडिया में अभी रुपया आया है, ये क्रिप्टो जैसा फास्ट है, लेकिन बिटकॉइन जैसा रिस्की नहीं है। इसके पीछे RBI का भरोसा है। अगस्टिन कार्स्टेंस ने BIS के इनोवेशन हब्स खोले। उन्होंने कहा, हम टेक्नोलॉजी को प्राइवेट कंपनीज जैसे फेसबुक का लिब्रा या बिटकॉइन के हाथ में नहीं छोड़ सकते। मनी इज अ पब्लिक गुड, यानी पैसा जनता की संपत्ति है। उन्होंने दुनिया भर के सेंट्रल बैंकर्स को ट्रेनिंग देना शुरू किया। उन्होंने कहा, कोड लिखना सीखो, ब्लॉकचेन समझो, वरना ये टेक कंपनियां हमें ऑब्सोलीट बना देंगी। इस दौरान कार्स्टेंस ने एक और खतरे की घंटी बजाई। एक ऐसा खतरा जो फाइनेंशियल क्राइसिस से भी बड़ा था। उन्होंने एक नया शब्द दिया दुनिया को, द ग्रीन स्वॉन। हमने ब्लैक स्वॉन सुना है, यानी एक ऐसी घटना जो अचानक होती है और सब तबाह कर देती है, जैसे 2008 का क्राइसिस। लेकिन ग्रीन स्वॉन क्या है? कार्स्टेंस ने समझाया, क्लाइमेट चेंज। आप सोचेंगे सेंट्रल बैंक का क्लाइमेट चेंज से क्या लेना देना? उनका काम तो इन्फ्लेशन रोकना है, पेड़ लगाना नहीं। लेकिन कार्स्टेंस ने लॉजिक दिया, अगर क्लाइमेट चेंज की वजह से फसलें खराब होंगी, तो खाना महंगा होगा, इन्फ्लेशन। अगर बाढ़ आएगी, तो फैक्ट्रीज डूबेंगी, बैंक्स के लोन्स डूबेंगे, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी। अगर समुद्र का स्तर बढ़ेगा, तो मुंबई और न्यूयॉर्क जैसे शहरों की प्रॉपर्टी वैल्यू जीरो हो जाएगी। उन्होंने कहा कि सेंट्रल बैंक्स आंखें बंद करके में नहीं बैठ सकते। हमें ऐसे रूल्स बनाने होंगे कि बैंक्स उन कंपनीज को लोन न दें जो पोल्यूशन फैला रही हैं। हमें ग्रीन फाइनेंस को बढ़ावा देना होगा।
ये रिपोर्ट द ग्रीन स्वॉन फाइनेंशियल दुनिया में गीता या बाइबल की तरह पढ़ी गई। इसने बैंक्स को मजबूर किया कि वो क्लाइमेट रिस्क को अपने बैलेंस शीट में शामिल करें। लेकिन असली गेम अभी भी बाकी था। अगस्टिन कार्स्टन्स का विजन सिर्फ डिफेंस खेलना नहीं था, वो ऑफेंस खेलना चाहते थे। वो जानते थे कि इंटरनेट ने कम्युनिकेशन को बदल दिया है, व्हाट्सएप, ईमेल, लेकिन इंटरनेट ने फाइनेंस को अभी तक पूरी तरह से नहीं बदला है। आज भी हम पुराने लेजर्स यानी बही खाता यूज करते हैं। कार्स्टन्स ने अपने दोस्त नंदन नीलेकानी यानी इन्फोसिस फाउंडर और आधार के आर्किटेक्ट के साथ मिलकर एक नया सपना देखा। एक ऐसा सपना जो पैसे को हमेशा के लिए बदल देगा। उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को नाम दिया द इंटरनेट, यानी कि फाइनेंशियल इंटरनेट। सोचिए एक ऐसी दुनिया जहां हर चीज, आपका घर, आपकी कार, आपके शेयर्स, आपका पैसा, सब कुछ टोकन बन जाए। जैसे आज आप ईमेल भेजते हैं, वैसे ही आप वैल्यू भेज सकें, बिना किसी बैंक की लाइन में लगे, बिना किसी पेपर वर्क के। एक यूनिफाइड लेजर जहां सेंट्रल बैंक का पैसा, कमर्शियल बैंक का डिपॉजिट और आपके एसेट्स सब एक ही प्लेटफॉर्म पर हों। ये फाइनेंशियल इंटरनेट का आइडिया 2024 में रिलीज हुआ। कार्स्टन्स का कहना है, हम आज के फाइनेंशियल सिस्टम को पैचवर्क की तरह चलाते हैं, पुराने कपड़े पर नया थिगड़ा। हमें एक नया कपड़ा बुनना होगा। वो चाहते हैं कि ट्रांजैक्शन की स्पीड लाइट स्पीड हो और कॉस्ट जीरो हो। लेकिन इसमें एक डर भी है। अगर सारा पैसा डिजिटल हो गया और सारा कंट्रोल सेंट्रल बैंक के पास आ गया, तो क्या प्राइवेसी बचेगी? क्या सेंट्रल बैंक बीआईएस ये देख पाएगा कि आपने कहाँ कॉफी पी, कहाँ टिकट खरीदा? क्या वो आपका पैसा स्विच ऑफ कर सकते हैं अगर वो आपके पॉलिटिकल व्यूज से सहमत ना हो? ये वो सवाल हैं जो क्रिटिक्स पूछते हैं। लोग कहते हैं कि अगस्टिन कार्स्टन्स एक ग्लोबल करेंसी बना रहे हैं जिसका रिमोट कंट्रोल बेजल में होगा। कार्स्टन्स इसका जवाब देते हैं, कैश हमेशा रहेगा। हम कैश को खत्म नहीं कर रहे, हम 10 एक बेहतर विकल्प दे रहे हैं। लेकिन क्या सच में कैश रहेगा या ये सिर्फ एक ट्रांजिशन फेज है? अगस्टिन कार्स्टन्स का रोल आज किसी देश के प्रधानमंत्री से कम नहीं है। वो दुनिया की इकोनॉमी के चीफ आर्किटेक्ट हैं। जब वो बोलते हैं तो मार्केट हिल जाते हैं। उनका सफर मैक्सिको के एक क्राइसिस मैनेजर से लेकर दुनिया के सबसे पावरफुल बैंकर बनने तक का सफर है। लेकिन उनकी सबसे बड़ी लड़ाई अभी आनी बाकी है। टेक जायंट्स एप्पल और गूगल अब बैंक बनने की कोशिश कर रहे हैं। क्रिप्टो अभी भी मरा नहीं है और क्लाइमेट चेंज का खतरा बढ़ता जा रहा है। क्या कार्स्टन्स का फिंटरनेट सफल होगा या टेक कंपनी सेंट्रल बैंक्स को इररेलेवेंट बना देंगी? क्या हम एक ऐसी दुनिया की तरफ जा रहे हैं जहां पैसा सिर्फ एक कोड होगा जिसे सरकार कंट्रोल करेगी? आगे हम देखेंगे अगस्टिन कार्स्टन्स की यूनिफाइड लेजर थियरी का गहराई से विश्लेषण, कैसे वो यूपीआई इंडिया को दुनिया का सबसे बड़ा एग्जाम्पल मानते हैं, और उनका आखिरी मास्टर प्लान, कैसे वो दुनिया भर के पेमेंट्स को एक साथ जोड़ना चाहते हैं, प्रोजेक्ट नेक्सस। तैयार रहिए क्योंकि अगला पार्ट आपको बताएगा कि आपका वॉलेट 2030 में कैसा दिखेगा। सोचिए एक ऐसी दुनिया जहां आप मुंबई के किसी कैफे में बैठे हैं और आपको न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में एप्पल का एक शेयर खरीदना है। आज की तारीख में इस काम को करने में कई दिन लगते हैं। पहले आपको अपना रुपया डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर वो पैसा स्विफ्ट नेटवर्क के जरिए कई बैंक से होता हुआ अमेरिका पहुंचता है, फिर ब्रोकर के पास जाता है और फिर सेटलमेंट होता है। हर स्टेप पर फीस कटती है, हर स्टेप पर समय लगता है। लेकिन अगस्टिन कार्स्टन्स एक ऐसी दुनिया बना रहे हैं जहां ये ट्रांजैक्शन उतनी ही तेजी से होगा जितनी तेजी से अब व्हाट्सएप पर एक फोटो भेजते हैं। एक क्लिक और पैसा इंडिया से गायब, अमेरिका में प्रकट, और शेयर आपके नाम, बिना किसी मिडलमैन के, बिना किसी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन फी के। ये सपना नहीं है, ये अगस्टिन कार्स्टन्स का नया प्रोजेक्ट है जिसे वो द फिंटरनेट कहते हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस फिंटरनेट की नींव, फाउंडेशन स्विट्जरलैंड में नहीं बल्कि इंडिया में रखी गई है। कार्स्टन्स का मानना है कि अगर दुनिया को फाइनेंस का फ्यूचर देखना है तो उन्हें वॉल स्ट्रीट की तरफ नहीं बल्कि बैंगलोर और मुंबई की तरफ देखना चाहिए। अब हम एंटर करेंगे उस डिजिटल चक्रव्यूह में जिसे कार्स्टन्स और उनके दोस्त नंदन निलेकनी मिलकर बुन रहे हैं। ये कहानी है यूनिफाइड लेजर की, एक ऐसा खाता जो पूरी दुनिया का हिसाब रखेगा। 2023 में अगस्टिन कार्स्टन्स ने एक पेपर पब्लिश किया जिसने फाइनेंशियल दुनिया में तहलका मचा दिया। उस पेपर का टाइटल था फिंटरनेट द फाइनेंशियल सिस्टम फॉर द फ्यूचर। इस पेपर के को ऑथर थे इंडिया के नंदन निलेकनी, इन्फोसिस के फाउंडर और आधार के आर्किटेक्ट। अगस्टिन कार्स्टन्स और निलेकनी की ये दोस्ती अजीब लग सकती है, एक मेक्सिकन सेंट्रल बैंकर और एक इंडियन टेक बिलियनियर। लेकिन इन दोनों का दुश्मन एक ही था, इनएफिशिएंसी, काम में देरी। अगस्टिन कार्स्टन्स ने देखा कि हमारे पास आज इंटरनेट ऑफ इन्फॉर्मेशन है। हम किसी को भी ईमेल भेज सकते हैं, चाहे वो किसी भी कंट्री में हो। इंटरनेट पर कोई बॉर्डर नहीं है। लेकिन इंटरनेट ऑफ वैल्यू, पैसा, आज भी 1970s की टेक्नोलॉजी पर चल रहा है। आज भी बैंक शाम 5 बजे बंद हो जाते हैं। आज भी सैटरडे संडे को सेटलमेंट नहीं होता।
कास्टन्स ने पूछा, जब इंटरनेट कभी नहीं सोता तो हमारा पैसा क्यों सो जाता है? इस सवाल का जवाब उन्होंने यूनिफाइड लेजर के कॉन्सेप्ट में दिया। इसे ध्यान से समझिए क्योंकि ये आपके फ्यूचर को डिफाइन करेगा। आज हमारा फाइनेंशियल सिस्टम साइलोज यानी अलग अलग डिब्बों में बटा हुआ है। आपका पैसा बैंक के डेटाबेस में है, आपके शेयर्स एनएसडीएल सीडीएसएल के डेटाबेस में है, आपकी जमीन के कागज लैंड रजिस्ट्री के ऑफिस में है। ये सब डेटाबेसेस आपस में बात नहीं करते। अगर आपको अपनी जमीन बेचकर शेयर्स खरीदने हैं तो पहले जमीन बेचो, पैसा बैंक में लाओ, फिर डीमैट में डालो। ये प्रोसेस स्लो और महंगा है। अगस्टिन कार्स्टन्स का विजन है एक ग्लोबल यूनिफाइड लेजर, एक ऐसा बड़ा डिजिटल रजिस्टर जहां हर चीज, सेंट्रल बैंक का पैसा सीबीडीसी, कमर्शियल बैंक्स के डिपॉजिट्स और आपके एसेट्स शेयर्स, गोल्ड, लैंड, सब टोकन के रूप में एक ही प्लेटफॉर्म पर होंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है प्रोग्रामेबल मनी। सोचिए, आप एक कार खरीदना चाहते हैं। आज आप डीलर को पैसा देते हैं, फिर वो आरटीओ जाता है, पेपर वर्क करता है। इसमें धोखा हो सकता है। पैसे ले लिए, गाड़ी नहीं दी। यूनिफाइड लेजर में आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यूज करेंगे। आपका पैसा, टोकन और गाड़ी की ओनरशिप टोकन एक साथ स्वैप होंगे। जैसे ही पैसा डीलर के अकाउंट में टच करेगा, उसी मिलीसेकंड में गाड़ी की ओनरशिप आपके नाम पर ट्रांसफर हो जाएगी। अगर गाड़ी ट्रांसफर नहीं हुई तो पैसा भी नहीं कटेगा। इसे कहते हैं एटॉमिक सेटलमेंट। कास्टन्स कहते हैं कि यह सिस्टम फ्रॉड को खत्म कर देगा। यह सिस्टम मिडिलमैन को, दलाल को खत्म कर देगा। लेकिन कास्टन्स को यह आइडिया कहां से आया? उन्होंने ये आइडिया इंडिया के यूपीआई से लिया। कास्टन्स दुनिया भर के मंचों पर कहते हैं कि अगर आपको पेमेंट्स का फ्यूचर देखना है तो इंडिया जाओ। वो यूपीआई के फैन क्यों हैं? क्योंकि यूपीआई ने वही किया जो कास्टन्स चाहते थे। यूपीआई ने अलग अलग बैंक्स एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई को एक प्लेटफॉर्म पर ले आया। आप गूगल पे से पेटीएम पर पैसा भेज सकते हैं। अमेरिका में ऐसा नहीं होता। वहां वेनमो से कैश ऐप पर पैसा भेजना मुश्किल है। वहां वॉल्ड गार्डन्स हैं, यानी दीवारें हैं। कास्टन्स चाहते हैं कि पूरी दुनिया का फाइनेंशियल सिस्टम यूपीआई जैसा इंटरऑपरेबल हो जाए। उनका मानना है कि पैसा किसी प्राइवेट कंपनी, वीजा, मास्टरकार्ड की जागीर नहीं होना चाहिए। ये एक पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, जैसे सड़क या बिजली। इस विजन को सच करने के लिए बीआईएस ने एक सीक्रेट प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसका नाम है प्रोजेक्ट नेक्सस। अगर आप कभी दुबई या यूएसए गए हैं तो आपको पता होगा कि वहां से इंडिया पैसा भेजने में कितना दर्द होता है। बैंक 3 से 5% फीस काट लेता है और एक्सचेंज रेट में भी लूट लेता है। दुनिया भर में हर साल $800 बिलियन यानी करीब 65 लाख करोड़ रुपयों का रेमिटेंस भेजा जाता है। इसमें गरीब मजदूरों की मेहनत का बड़ा हिस्सा फीस में चला जाता है। अगस्टिन कार्स्टन्स इसे एक ह्यूमन राइट्स इशू मानते हैं। उन्होंने कहा कि 21वीं सेंचुरी में अपना खुद का पैसा अपने परिवार को भेजने के लिए 7% फीस देना शर्मनाक है। प्रोजेक्ट नेक्सस का मकसद है दुनिया के सारे फास्ट पेमेंट सिस्टम्स को जोड़ना। इंडिया का यूपीआई प्लस सिंगापुर का पे नाउ प्लस यूरोप का टिप्स प्लस मलेशिया का डुएट नाउ, इन सबको एक तार से जोड़ दिया जाएगा। नतीजा, एक इंडियन मजदूर जो दुबई में काम कर रहा है वो अपने फोन से बटन दबाएगा और 10 सेकंड के अंदर उसके गांव में उसकी मां के अकाउंट में रुपए पहुंच जाएंगी। कॉस्ट ऑलमोस्ट जीरो। ये स्विफ्ट नेटवर्क, जो अभी तक मोनोपोली है, के लिए मौत की घंटी है। अगस्टिन कार्स्टन्स पुराने सिस्टम को तोड़कर एक नया डिजिटल हाईवे बना रहे हैं। उन्होंने सिंगापुर और इंडिया के बीच लिंकेज टेस्ट भी कर लिया है। ये अब थियरी नहीं है, ये हकीकत बन चुका है। लेकिन दोस्तों, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। यूनिफाइड लेजर और प्रोग्रामेबल मनी सुनने में बहुत कन्वीनियंट लगता है, लेकिन इसके पीछे एक गहरा डर भी छुपा है। एक ऐसा डर जिसे सर्वेलेंस स्टेट कहते हैं। अगर सारा पैसा एक ही लेजर पर आ गया और वो लेजर सेंट्रल बैंक, सरकार कंट्रोल करती है, तो प्राइवेसी का क्या होगा? अगस्टिन कार्स्टन्स ने खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि कैश के साथ हमें नहीं पता चलता कि कौन किसे पैसा दे रहा है, लेकिन सीबीडीसी, डिजिटल करेंसी के साथ सेंट्रल बैंक के पास एब्सोल्यूट कंट्रोल होगा। ये शब्द एब्सोल्यूट कंट्रोल दुनिया भर के प्राइवेसी एक्टिविस्ट्स की नींद उड़ा चुका है। प्रोग्रामेबल मनी का एक एग्जाम्पल लीजिए। मान लीजिए सरकार कहती है कि आप महीने में सिर्फ 50 लीटर पेट्रोल खरीद सकते हैं, क्लाइमेट चेंज के नाम पर। आज अगर आप कैश यूज करते हैं तो कोई आपको रोक नहीं सकता। आप किसी भी पंप से तेल डलवा लीजिए। लेकिन अगर आपका पैसा प्रोग्रामेबल है तो सेंट्रल बैंक एक कोड लिख सकता है, इफ यूजर पेट्रोल कंजम्पशन ग्रेटर देन 50 देन ट्रांजैक्शन इज ब्लॉक्ड। आप पंप पर जाएंगे, अपना कार्ड या फोन लगाएंगे और ट्रांजैक्शन फेल हो जाएगा। आपके अकाउंट में करोड़ों रुपए होंगे, लेकिन आप उन्हें खर्च नहीं कर पाएंगे क्योंकि सिस्टम अलाउ नहीं कर रहा। इस पावर को, कि आप पैसा कहाँ खर्च कर सकते हैं और कहाँ नहीं, ये पावर हिस्ट्री में कभी किसी राजा या महाराजा के पास भी नहीं थी। अगस्टिन कार्स्टन्स के यूनिफाइड लेजर में ये पावर सेंट्रल बैंक्स के पास आ जाएगी। लोग पूछते हैं कि अगर मैं सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करूं तो क्या वो मेरा पैसा फ्रीज कर सकते हैं? कनाडा में ट्रकर्स प्रोटेस्ट के दौरान हमने देखा कि बैंक अकाउंट्स फ्रीज किए गए थे।
यूनिफाइड लेजर में ये काम एक बटन दबाकर किया जा सकता है। इसलिए क्रिप्टो और क्रिप्टो कम्युनिटी कास्टन्स को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानती है। क्रिप्टो कहता है डिसेंट्रलाइज एवरीथिंग, किसी एक आदमी के पास पावर मत होने दो। कास्टन्स कहते हैं सेंट्रलाइज एवरीथिंग अंडर ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशंस, सरकार पर भरोसा करो। ये लड़ाई फ्रीडम वर्सेस एफिशिएंसी की है। ऑगस्टिन कास्टन्स जानते हैं कि लोग डरेंगे, इसलिए वो बार बार गवर्नेंस और प्राइवेसी लॉस की बात करते हैं। वो कहते हैं कि यूनिफाइड लेजर में डेटा एन्क्रिप्टेड होगा। बैंक को ये नहीं पता चलेगा कि आपने क्या खरीदा, बस ये पता चलेगा कि ट्रांजैक्शन वैलिड है। लेकिन सवाल वही है, क्या हम सिस्टम्स पर इतना भरोसा कर सकते हैं? अभी ऑगस्टीन कास्टिन्स का दिमाग एक और बड़ी समस्या को सॉल्व करने में लगा है, टोकनाइजेशन ऑफ रियल वर्ल्ड एसेट्स। वो चाहते हैं कि फ्यूचर में आप किसी बिल्डिंग का 1000th हिस्सा खरीद सकें, जैसे आप शेयर खरीदते हैं। आप पेंटिंग का एक टुकड़ा खरीद सकें। इससे डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ फाइनेंस होगा। एक आम आदमी जिसके पास कम पैसा है, वो भी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स कर पाएगा। बीआईएस के इनोवेशन हब्स में आज इंजीनियर्स रात दिन कोडिंग कर रहे हैं ताकि इस सिस्टम को हैक प्रूफ बनाया जा सके। कास्टिन्स का कहना है, हम टेक्नोलॉजी को एप्पल और गूगल के हाथ में नहीं छोड़ सकते। फाइनेंशियल सिस्टम का कंट्रोल पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के हाथ में होना चाहिए, प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज के हाथ में नहीं। ऑगस्टीन कास्टिन्स एक रेस में है। एक तरफ प्राइवेट क्रिप्टोज हैं, स्टेबल कॉइन्स जो तेजी से बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ बिग टेक है, फेसबुक, अमेजॉन, जो अपना पेमेंट सिस्टम लाना चाहते हैं। अगर सेंट्रल बैंक्स पीछे रह गए तो वो इररेलेवेंट हो जाएंगे। इसलिए कास्टिन्स इतनी तेजी से फिंटरनेट को पुश कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि अगले 5 सालों में दुनिया का फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह बदल जाए। लेकिन क्या दुनिया के सारे देश इस पर राजी होंगे? क्या अमेरिका, चाइना और रशिया एक ही यूनिफाइड लेजर पर आना चाहेंगे? जियोपॉलिटिक्स यहाँ सबसे बड़ा रोड़ा है। चाइना अपना अलग सिस्टम एम ब्रिज बना रहा है, अमेरिका अपना अलग सोच रहा है। ऑगस्टीन कास्टिन्स का सपना है वन वर्ल्ड वन लेजर। लेकिन डिवाइडेड दुनिया में ये सपना कैसे पूरा होगा? आगे हम देखेंगे इस कहानी का अंजाम। हम डिकोड करेंगे ऑगस्टीन कास्टिन्स की लेगेसी। क्या वो दुनिया को बचाने वाले हीरो हैं या एक ग्लोबल फाइनेंशियल डिक्टेटर जो हमारी आज़ादी छीन रहा है? हम देखेंगे कि इंडिया का रोल इस नए सिस्टम में क्या होगा। क्या हम लीडर बनेंगे या फॉलोअर? और सबसे ज़रूरी, एक आम आदमी के लिए इसका क्या मतलब है? आपको अपने पैसे को बचाने के लिए अब क्या करना चाहिए? इमेजिन कीजिए, साल 2030 है। आप सुबह उठते हैं, आपका वॉलेट गायब है, आपकी पॉकेट में कैश नहीं है, आपका पूरा पैसा आपके फ़ोन में एक ऐप के अंदर है, सीबीडीसी, ई रुपी। सरकार ने अनाउंस किया है कि पुराने कागज़ के नोट अब इनवैलिड हैं। आप खुश हैं क्योंकि ट्रांजैक्शन फास्ट है, फ्री है। लेकिन फिर आप एक नोटिफिकेशन देखते हैं, योर कार्बन लिमिट फॉर दिस मंथ हैज़ बीन रीच्ड, यू कैन नॉट परचेस दिस फ्लाइट टिकट। आप गुस्से में हैं, आप अपना पैसा निकालना चाहते हैं, लेकिन आप कहाँ जाएंगे? कोई बैंक ब्रांच नहीं है, कोई एटीएम नहीं है, सिर्फ एक सेंट्रल सर्वर है जो बेसिल, स्विट्जरलैंड में बैठा है और जिसके रूल्स ऑगस्टीन कास्टिन्स और उनकी टीम ने लिखे हैं। ये सिनारियो डरावना लगता है। कुछ लोगों के लिए ये डिस्टोपिया यानी नरक है, लेकिन ऑगस्टीन कास्टिन्स के लिए ये उटोपिया यानी स्वर्ग है। एक ऐसी दुनिया जहां क्राइम नहीं है, टैक्स चोरी नहीं है और फाइनेंशियल क्राइसिस इम्पॉसिबल है। आज हम फैसला करेंगे, क्या ऑगस्टीन कास्टिन्स वो हीरो हैं जो हमें बिग टेक, गूगल, फेसबुक की गुलामी से बचा रहे हैं, या वो एक ग्लोबल फाइनेंशियल डिक्टेटर हैं जो हमारी फाइनेंशियल आज़ादी छीन रहे हैं? और इस नए खेल में इंडिया कहाँ खड़ा है? स्वागत है द वर्डिक्ट में। द लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस, पब्लिक वर्सेस प्राइवेट मनी। लोग पूछते हैं कि कास्टिन्स क्रिप्टो और बिग टेक से इतना क्यों डरते हैं? जवाब सिंपल है, सॉवरेंटी, संप्रभुता। अगर फेसबुक अपना सिक्का लिब्रा या डीएम लॉन्च कर देता और 3 बिलियन लोग उसे यूज करने लगते तो सेंट्रल बैंक्स की पावर खत्म हो जाती। ऑगस्टीन कास्टिन्स ने पहचान लिया कि अगर पैसा प्राइवेट कंपनीज के हाथ में चला गया तो लोकतंत्र, डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगा। सोचिए, अगर मार्क जकरबर्ग डिसाइड करें कि कौन पैसा भेज सकता है और कौन नहीं। कास्टिन्स ने कहा, मनी इज टू इंपॉर्टेंट टू बी लेफ्ट टू द प्राइवेट सेक्टर। उन्होंने सेंट्रल बैंक्स को जगाया। उन्होंने कहा, लड़ो, अपना डिजिटल पैसा लाओ। इसलिए आज दुनिया के 100 से ज्यादा देश सीबीडीसी बना रहे हैं। कास्टिन्स ने एंश्योर किया कि पब्लिक मनी, सरकारी पैसा जिंदा रहे। इस मामले में वो एक सेवियर हैं। उन्होंने हमें कॉर्पोरेट गुलामी से बचाया है। इंडिया, द वर्ल्ड्स लेबोरेटरी। ऑगस्टीन कास्टिन्स का सबसे बड़ा दाव किस पर है? अमेरिका पर नहीं, चाइना पर नहीं, इंडिया पर। उन्होंने नंदन नीलेकणी के साथ मिलकर फिंटरनेट लिखा। क्यों? क्योंकि इंडिया ने वो कर दिखाया जो अमीर देश नहीं कर पाए। डीपीआई, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आधार प्लस यूपीआई प्लस अकाउंट एग्रीगेटर। कास्टिन्स दुनिया भर में कहते हैं, लुक एट इंडिया। उन्होंने G20 में इंडिया की तारीफ की। कास्टिन्स का विजन है कि ग्लोबल साउथ, इंडिया, ब्राजील, अफ्रीका नए फाइनेंशियल सिस्टम को लीड करेगा।
क्योंकि हमारे पास लेगेसी सिस्टम्स, पुराने बैंक्स का बोझ कम है, हम सीधा जंप मार सकते हैं। कास्टेंस चाहते हैं कि इंडिया का यूपीआई मॉडल पूरी दुनिया कॉपी करे। इसका मतलब है कि आने वाले वक्त में इंडियन इंजीनियर्स और इंडियन फिनटेक कंपनीज दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम को डिजाइन करेंगी। ये इंडियन यूथ के लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन हम कास्टेंस की यूनिफाइड लेजर के खतरे को नजरअंदाज नहीं कर सकते। जब सारा डेटा एक जगह होगा तो हैकर्स के लिए वो हनी पॉट बन जाएगा। एक हैक और पूरी दुनिया का फाइनेंशियल सिस्टम ठप। दूसरा खतरा है स्टेट कंट्रोल। ऑगस्टीन कास्टेंस कहते हैं कि प्राइवेसी और अनोनिमिटी यानी नाम छुपाना अलग चीजें हैं। वो कहते हैं हम आपकी प्राइवेसी की इज्जत करेंगे लेकिन हम अनोनिमिटी अलाउ नहीं करेंगे। मतलब सरकार को पता होगा कि ट्रांजैक्शन किसने किया लेकिन वो पब्लिक नहीं करेगी। लेकिन हिस्ट्री गवाह है सरकारें डेटा का मिसयूज करती हैं, चाहे वो पॉलिटिकल अपोनेंट्स को दबाना हो या लोगों को कंट्रोल करना हो। कास्टेंस का सिस्टम एक ऑफ स्विच देता है। अगर फ्यूचर में कोई टोटलिटेरियन यानी तानाशाह सरकार आई तो वो इस सिस्टम को यूज करके लोगों को भूखा मार सकती है। ये वो रिस्क है जो हमें लेना पड़ेगा अगर हम एफिशिएंसी चाहते हैं। द लेगेसी ऑफ द हैवीवेट। ऑगस्टीन कास्टेंस 2025 में रिटायर होने वाले हैं। जब इतिहास लिखा जाएगा तो उन्हें कैसे याद किया जाएगा? एक मोटा आदमी जो बासिल के टावर में बैठता था? नहीं, उन्हें याद किया जाएगा उस आदमी की तरह जिसने मनी को इन्फॉर्मेशन बना दिया, जिसने मेक्सिको के क्राइसिस से सीखा कि स्टेबिलिटी सबसे जरूरी है, जिसने क्रिप्टो ब्रोज को चैलेंज किया और सेंट्रल बैंक्स को मॉडर्नाइजेशन की रेस में दौड़ा दिया। उन्होंने दुनिया को ग्रीन स्वॉन यानी क्लाइमेट चेंज के लिए तैयार किया। उन्होंने प्रोजेक्ट नेक्सस से बॉर्डर्स मिटाए। लेकिन उनकी सबसे बड़ी जीत ये होगी कि उन्होंने सेंट्रल बैंक को बोरिंग से एक्साइटिंग बना दिया। आज का यूथ क्रिप्टो समझता है लेकिन कास्टेंस ने उन्हें समझाया कि ट्रस्ट एल्गोरिथम से नहीं इंस्टीट्यूशन से आता है। द अल्टीमेट ब्लूप्रिंट फॉर इंडियन यूथ। ऑगस्टीन कास्टेंस की दुनिया बदल रही है। आप कैसे तैयार होंगे? एक्शनेबल एडवाइस। 1. अंडरस्टैंड प्रोग्रामेबल मनी। कोडिंग सीखो। पैसा अब कागज नहीं है, पैसा अब कोड है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, सॉलिडिटी, रस्ट सीखो। फ्यूचर के बैंकर्स अकाउंटेंट्स नहीं होंगे, कोडर्स होंगे। जो लोग फाइनेंशियल कोड लिखना जानते हैं वो दुनिया पर राज करेंगे। 2. डाइवर्सिफाई योर एसेट्स, डोंट कीप ऑल एग्स इन वन बास्केट। कास्टेंस का सिस्टम डिजिटल है लेकिन टेक्नोलॉजी फेल हो सकती है। थोड़ा पैसा फिजिकल एसेट्स जैसे गोल्ड, रियल एस्टेट में रखो। डिजिटल सिस्टम कितना भी सिक्योर हो, हाथ में सोना होना हमेशा सेफ होता है। टैंजिबल एसेट्स कभी जीरो नहीं होते। 3. वॉच द टोकनाइजेशन वेव। आने वाले 5 सालों में शेयर्स, बॉन्ड्स और जमीन टोकन्स बन जाएंगे। इस ट्रेंड को पकड़ो। अगर आप फाइनेंस या लॉ स्टूडेंट हैं तो डिजिटल एसेट्स के लॉज बढ़ो। ये अगला बड़ा बूम है। 4. प्राइवेसी इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सरकार और बैंक्स आपका डेटा लेंगे। आपको सीखना होगा कि अपनी डिजिटल आइडेंटिटी कैसे प्रोटेक्ट करें। अपने पासवर्ड्स, अपने कीज, अपने डिवाइसेस को सिक्योर रखो। कास्टेंस सिस्टम बनाएंगे लेकिन उसे सेफ रखना आपका काम है। द गार्डियन एट द गेट। दोस्तों, ऑगस्टीन कास्टेंस ना तो विलन है न ही सुपर हीरो। वो एक गार्डियन यानी रखवाले हैं। उन्होंने देखा कि दुनिया एक अंधी खाई की तरफ भाग रही थी। उन्होंने बीच में खड़े होकर कहा, रुको, हम एक बेहतर रास्ता बनाएंगे। वो रास्ता शायद थोड़ा सख्त है, शायद थोड़ा कंट्रोल्ड है, लेकिन वो रास्ता स्टेबल है। एक मैक्सिकन इकोनॉमिस्ट जिसने अपने देश को बिखरते हुए देखा था, उसने पूरी दुनिया को बिखरने से बचा लिया। उसने हमें द फिंटरनेट दिया। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस नए फाइनेंशियल इंटरनेट का यूज कैसे करते हैं, आज़ादी के लिए या गुलामी के लिए। स्विच अब आपके हाथ में है। जय हिंद।